नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इकाई 3 से संबंधित भारतीय काव्य शास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने भरत मुनि के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। आज हम लोग भामह के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ प्रमुख काव्य शास्त्रियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें सब कुछ बिल्कुल जो भी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। भामह। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय षष्ठी सती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। तो इनका समय कब है? देखिए, षष्ठी सती है ना। पहले कौन है? भरत मुनि। दूसरे कौन है? भामह। ठीक है दोस्तों, भामह कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था। ठीक है। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि भामह ने ही सबसे पहले नाट्यशास्त्र को परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामह ने कौन सी किस काव्य की रचना की, मतलब किस ग्रंथ की? तो काव्य अलंकार की। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। अगर काव्य अलंकार दे देगा और भामह देगा तो आपको मिलान करना पड़ेगा, है ना दोस्तों, इसलिए। या फिर इनमें कितने परिच्छेद है यह भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। देखिए, पहले परिच्छेद है और फिर विषय है। तो प्रथम परिच्छेद का देखिए क्या है? काव्य के साधन तथा वेदों का निरूपण, है ना। फिर दूसरा परिच्छेद क्या है? द्वितीय तृतीय परिच्छेद में क्या दिया हुआ है? अलंकार निरूपण, है ना। और फिर चतुर्थ परिच्छेद में दिया है 10 दोष निरूपण। और फिर पंचम में न्याय विरोधी दोष निरूपण। और फिर षष्ठ में क्या दिया है? शब्द शुद्धि निरूपण है। ठीक है, तो ये रहे इनके परिच्छेद और विषय। ठीक है। भामह के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें से शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना शब्दार्थों सहित काव्यम इन्होंने दिया है। अगर शब्दार्थों सहित काव्यम पंक्तियां आ जाए तो आप तुरंत भामह पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन इन्होंने किया है। और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। कौन? भामह ने। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन भी इन्होंने किया है। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन इन्होंने किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दंडी के बारे में। किसके बारे में? दंडी, है ना। दंडी। आचार्य दंडी का समय सप्तम सती। देखिए, भारत भाम दउआ रुआ, भर भाम दउआ रुआ, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए तो आप सभी का भर मतलब होता है भरत, भाम मतलब भामह, द से दंडी, उ से उद्भट, है ना। फिर आ से आनंदवर्धन, रू से रुद्रट। इस तरह से आप लोग याद करिएगा। ठीक है। दंडी। आचार्य दंडी का समय सप्तम सती स्वीकार किया जाता है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। ठीक है, तो पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभापति दंडी थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे। किससे संबद्ध थे? दंडी का संबंध किससे था? तो अलंकार संप्रदाय से। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तथा इनकी रचना का नाम देखिए क्या था? काव्यादर्श। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी रचना काव्यादर्श है। और भामह का काव्य अलंकार था, आपको ध्यान देना पड़ेगा। महनी ग्रंथ की रचना की। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। तो उन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया था तथा इसके गुणों को स्थापित किया था। ठीक है, गुणों से इसका संबंध क्या है वो स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्न है। तो देखिए, परिच्छेद तथा विषय निरूपण। प्रथम परिच्छेद में क्या दिया है? काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन। ठीक है, प्रथम परिच्छेद में दिया है काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन। अब फिर द्वितीय परिच्छेद का विषय क्या है? अर्थालंकार निरूपण। फिर तृतीय का क्या है? तीसरे का
शब्दालंकार निरूपण विशेषता यमक का। फिर चतुर्थ में क्या दिया है, 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक मानते हैं। ठीक है। फिर चौथे कवि हमारे वामन है। ये देखिए यहाँ पे चौथा दिया है, थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया, वामन जी है। ठीक है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो वामन क्या मानते हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन कश्मीर नरेश विद्यापीठ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नांकित है। पहले देखिए इनके रचना का नाम काव्य अलंकार सूत्र है और भामह के रचना का नाम काव्य अलंकार है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और दंडी के वामन जी का काव्य अलंकार सूत्र है। वामन जो है रीति की संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्न है। तो रीति को काव्य की आत्मा मानना, रीतिरात्मा काव्यस्य, ये पंक्तियाँ दी रहेंगी तो आप वामन को तुरंत टिक करेंगे, रीतिरात्मा काव्यस्य को। ठीक है। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। ठीक है। 10 दोष और 10 गुण, इस तरह से 20 है ना। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षण मानना। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। ठीक है। अब आ गए उद्भट जी। देखिए हमारे 5वें लेखक हैं उद्भट, है ना। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य थे। किससे संबंधित आचार्य हैं उद्भट जी, तो अलंकार। इनका समय 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य बलदेव ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा पंडित माना है। आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह, देखिए किसी का काव्य अलंकार सूत्र है, कभी किसी का काव्य अलंकार सार संग्रह, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। उद्भट की रचना का नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया गया है। उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत निम्न है। पहला देखिए, अर्थभेद से शब्दभेद की कल्पना इन्होंने की है। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकार में ही परिगणित करना। ठीक है। फिर अर्थ के 2 भेदों की कल्पना इन्होंने की है। पहला विचारित सुस्त और दूसरा अविचारित रमणीय। काव्य गुणों को संघटना का धर्म माना है। किसने माना है, वामन जी ने। ठीक है। किसने माना है आप बताइए, उद्भट जी ने माना है। ठीक है। आचार्य उद्भट जी ने काव्य गुणों को संघटना का धर्म माना है। ठीक है। फिर हम लोग 6वें आचार्य के बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है रुद्रट। रुद्रट जी के बारे में देखिए, कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट की रचना का नाम काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय तथा कुल 734 श्लोक हैं। तो रुद्रट की रचना का आपको नाम याद रखना है काव्य अलंकार। इसमें 16 अध्याय हैं तथा 734 श्लोक हैं, है ना। और संभवतः रुद्रट ने ही सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है, जिसका है वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इतना ही पूछ लेगा कि रुद्रट ने अलंकारों को वैज्ञानिक ढंग से कितने भागों में बांटा है, तो आपको पता होना चाहिए 4। कौन कौन से, वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, है ना। आनंदवर्धन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए आनंदवर्धन के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। आनंदवर्धन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनका समय 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की। इसमें 4 उद्योग मतलब अध्याय हैं। ठीक है। ध्वन्यालोक में कितने उद्योग हैं, तो 4 उद्योग हैं। और कितनी कारिकाएँ हैं, तो इसमें जो मूलतः कारिकाएँ सूत्र की व्याख्या है अभिनव गुप्त। अब 8वें लेखक हमारे अभिनव गुप्त आ गए। ठीक है। आनंदवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इनके रचना का नाम है ध्वन्यालोक और इन्होंने ये 4 उद्योग में हैं, जो कि मूलतः कारिकाएँ या सूत्र की व्याख्या है।
अब अभिनव गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया। समय जरूर ध्यान देते जाइएगा दोस्तों, आप पेन कापी लेके बैठिएगा और सबको नोट करते जाइए कि इनका समय ये है और इनकी रचना ये है। ठीक है दोस्तों। तो अभिनव गुप्त का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था तथा ये चुखलक नाम से जाने जाते थे। ठीक है। इनकी माता का नाम विमलका था। ठीक है। कहीं विमला दिया है, कहीं कहीं विमलका दिया है। ठीक है। तो कहीं कहीं विमला भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो भी दिया होगा उसको आप सही समझ लीजिए। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त को, व्याकरण शास्त्र के लिए नरसिंह गुप्त को गुरु माना और जो है ध्वनि शास्त्र के लिए इंदुराज को, भट्ट इंदुराज को, और नाट्य शास्त्र के लिए भट्टतौर को गुरु मानकर अध्ययन किया। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएँ लिखी। तो देखिए, मूल ग्रंथ है नाट्य शास्त्र है, और फिर लेखक, मूल ग्रंथ नाट्यशास्त्र, लेखक भरत मुनि, और उसकी टीका लिखा अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से। फिर इसका है मूल ग्रंथ हो गया अभिनव भारती। देखिए मूल ग्रंथ, अब ग्रंथ के लेखक कौन है। मूल ग्रंथ ध्वन्यालोक है, लेखक आनंदवर्धन, और टीका लोचन के नाम से लिखा अभिनव गुप्त ने। ठीक है। फिर मूल ग्रंथ काव्य कौतुक है, लेखक भट्टतौर है, टीका कौस्तुभ विवरण, काव्य कौतुक विवरण के नाम से टीका इन्होंने लिखा अभिनव गुप्त जी ने। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। कुंतक के बारे में देखते हैं। कुंतक हमारे नवे आचार्य हैं, इनके बारे में देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्री कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कुंतक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, कौन किस संप्रदाय से। रीति से वामन हो गए, कुंतक हमारे वक्रोक्त से हो गए, है ना। और चित्र से क्षेमेंद्र भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और दंडी किस संप्रदाय से, आप बताना कंपेंड में क्या दंडी किस संप्रदाय से संबंधित थे। कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता था है। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। तो समय जरूर नोट करते जाइएगा आप लोग भैया कि 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। वक्रोक्त जीवितम, इनके रचना का नाम देखिए क्या है। वक्रोक्त जीवितम 4 उन्मेष या अध्याय में विभक्त है, जिसकी कारिका एवं वृत्ति से सम्मिलित एक ग्रंथ है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, धनंजय के बारे में। देखो धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा 10 रूपक नामक, धनंजय की रचना का नाम देखिए 10 रूपक है। धनंजय 10 रूपक है ना। धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश है ना, 4 प्रकाश मतलब अध्याय, लगभग 300 कारिकाएँ थी। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक का टीका अवलोक नाम से किया है। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, महिम भट्ट के बारे में। ठीक है। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। महिम भट्ट का समय 11वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक, महिम भट्ट की रचना का नाम देखिए व्यक्ति विवेक है। ठीक है। प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। व्यक्ति विवेक 3 विमर्श अर्थात अध्यायों में विभक्त है। ठीक है। अब हम लोग 12वें आचार्य को देखेंगे, भोजराज हैं। ठीक है। भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। भोजराज ने सरस्वती कंठावरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। तो भोजराज ने किस किस ग्रंथ की रचना की, सरस्वती कंठावरण तथा श्रृंगार प्रकाश। ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इनका समय 11वीं सदी है, यह भी ध्यान रखना है। सभी काव्य शास्त्रियों को आप लोग एक लाइन से लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मम्मट के बारे में पढ़ेंगे। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम कैयट था। मम्मट का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। अब आते हैं क्षेमेंद्र। अभी हम लोगों ने क्षेमेंद्र की चर्चा की थी, है ना। कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। क्षेमेंद्र को देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक इनको माना जाता है।
क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। अगर पूछ ले क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे तो अभिनव गुरु। क्षेमेंद्र ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ है देखिए, कवि कंठाभरण, अनुचित विचार चर्चा और सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित्र। ठीक है, फिर आते हैं रुय्यक जी। रुय्यक कश्मीर निवासी। रुय्यक के पिता का नाम राजा नक था। राजा नक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक से टीका लिखी। ठीक है, उद्भट की रचना पर उद्भट विवेक नाम से उन्होंने टीका लिखी। ठीक, उद्भट विवेक नाम से। रुय्यक का समय कौन सा है तो 12वीं सदी। रुय्यक का समय भी ध्यान रखना है आपको, 12वीं सदी है। इसका पूर्वार्ध था। ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे जितने भी भारतीय काव्य शास्त्र है, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रयोजन, काव्य प्रयोजन, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे इम्पोर्टेंट वीडियो में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। इसलिए ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो कृपया आप हमारे चैनल को